गुड आफ्टरनून। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और हमने मेडिवल कंप्लीट कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली द पीरियड इज फ्रॉम 1700 अराउंड टू 1950s। जो मैंने लिखा है वो ये 250-300 इयर्स की हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। इसके स्टार्टिंग यूरोपियन पावर्स होती है। जस्ट एज मैंने आपको बताया था कि मेडिवल हिस्ट्री का एंड कहां से होता है, औरंगजेब की डेथ से। औरंगजेब की डेथ हैपेंड इन द ईयर 1707। 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद there was no power consolidation at center. There was no major power to be able to hold complete India. So there was fragmentation, regional unit. So there was no consolidated power after the death of Aurangzeb in the year 1707. Fragmented Indian states form होने लगे, नवाब, लोकल किंग्स, इनका राइज यहाँ पर देखने को बहुत मिलता है हिस्ट्री में, इन ड्यूरेशन में। सो ये मौका मिला फॉरेन पावर्स का यूरोपियन इंडिया में आते हैं। इनकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है पोर्टुगीज से। So these are the few important facts related to the advent of Europeans in India. The first European कौन आया? वास्को ड गामा। वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज ट्रेवलर था जो इंडिया में विजिट करता है। The earlier interest was purely business. Earlier जब ये लोग आए हैं तो बिजनेस करने का ही मेन पर्पस था। There was no ambition of territorial acquisition या मैं लैंड बनाया, किंगडम बनाया, ऐसा कोई ambition नहीं देखने को मिलता है। There were certain merchants, जैसे आज के डेट में बिजनेसमैन होते तो वैसे ही मर्चेंट्स होते थे, और they represented the government. So basically वहाँ की गवर्नमेंट उनको परमिट देती थी, वो यहाँ पर आ दिखाते, वो परमिट दिखाते थे और उस हिसाब से ट्रेड एंड बिजनेस को ओपन करते थे इंडिया के अंदर। ये मेन स्टार्टिंग की हिस्ट्री रही है। अलग अलग फैक्ट्रीज इंडिया में बनी हैं, कोस्टल पार्ट्स पे इंडिया के देखने को, विशाखापट्टनम में, पुडुचेरी, गोवा, सब एरियाज यहाँ पर फैक्ट्रीज रही हैं। तो ये फैक्ट्रीज इन्हीं यूरोपियन पावर्स ने टाइम बाय टाइम सेटअप किया। पोर्टुगीज फर्स्ट पावर इंडिया में है, फर्स्ट भी और जाने को भी लास्ट पावर जो रहा इंडिया का वो पोर्टुगीज रहे। तो पोर्टुगीज का मैंने आपको बताया कौन आया था पहले, वास्को ड गामा। किसके थ्रू आया था? एक नेटवर्क था, एक रूट था, एक सी रूट डिस्कवर किया इंडिया का, इसीलिए वास्को ड गामा को इंडिया का फाउंडर भी बोला, डिस्कवरर भी बोला जाता है। डिस्कवरर इन द सेंस सी रूट डिस्कवर करने किया था। वो सी रूट था थ्रू केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप एक प्लेस है, उसके थ्रू ये सी रूट डेवलप किया था, डिस्कवर किया था वास्को ड गामा ने। कहां अराइव हुआ था? पोर्ट ऑफ कैलीकट में अराइव हुआ था। और कैलीकट, कोचीन, कन्नूर, ये सब केरला, मेनली केरला के जो मॉडर्न टाइप के रीजन्स थे वहां पर इसने ट्रेड सेटअप करने की बात कही। और फ्रांसिस्को अल्मेडा फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज बने इंडिया के अंदर। पोर्टुगल इज अ कंट्री इन यूरोप। अगर फर्स्ट गवर्नर इंडिया में बने फ्रांसिस्को अल्मेडा। फर्स्ट पावर, यूरोपियन पावर टू कम टू इनटू इंडिया वाज पोर्टुगीज। By the sea route of Cape of Good Hope. Second power Dutch. Dutch was the second power. उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया यहाँ पर फैक्ट्रीज, और उनकी फैक्ट्री थी मसौलीपट्टनम। देश से मसौलीपट्टनम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही नेम रहता है ज्यादातर ये फॉरेन कंपनीज का। डच के बाद जो सबसे ज्यादा समय तक जिन्होंने रूल किया, सबसे मेजर पोर्शन, नॉट बाय टाइम बट में आए, इन्होंने फरमान दिखाया, परमिट लिया, ड्यूरेशन में ही हो चुके थे। तो 1599 द मर्चेंट एडवेंचर्स वाज अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हु फाउंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ग्रुप है, कुछ लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने कंपनी, ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। उन्होंने कंपनी कॉर्पोरेट की, जैसे कंपनियां मॉडर्न टाइम में फॉर्म होती है, उस टाइम में कंपनी उन्होंने बनाई जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
A mansab of 400 villages was granted to Captain Hawkins, who had visited Jahangir Fort in 1609. So basically हुआ क्या, जब इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की तो वहां की क्वीन से मिले. क्वीन एलिजाबेथ वन वाज द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड दैट टाइम. उनसे उन्होंने परमिट बोला और इनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिले आउटसाइड द इंग्लिश कंट्री टू ट्रेड इन द ईस्ट. इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला. सो बेसिकली कंपनी है जो रूल करने वाली है कुछ साल में इंडिया को. सो बेसिकली कंपनी के कुछ लोग आए थे जहांगीर के कोर्ट में, उनको मनसबदारी यानी रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिला था. कंपनी सेटअप भी करने का, एक फैक्ट्री सेटअप करने का भी राइट इनको ग्रांट किया गया था. और पहली फैक्ट्री सेटअप की सूरत में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है. ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप यहाँ पर इंडिया में की. ये यहाँ पर बताया गया है. बॉम्बे को भी एक्वायर किया यहाँ इन्होंने लेटर स्टेज में. बॉम्बे भी हेडक्वार्टर ब्रिटिशर्स का बना. सो देयर वर 3 प्रेसिडेंसी टाउन, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. मॉडर्न टाइम में नाम कर सकते थे, जब बॉम्बे बिकेम मुंबई, कलकत्ता बिकेम कोलकाता, मद्रास बिकेम चेन्नई. बट during the Britishers time there were the 3 presidency towns. 3 main power center of British India was these: Bombay, Calcutta and Madras. So they acquired the site of Madras from Raja of Chandragiri and named it Fort St. George. Fort, basically they made fort and there was numerous types of name. And later various factory in various part of India they set up. Fort William near Calcutta was one of the famous fort of British India. France also made a settlement, tried to do a business here. The people of French also came here for the factory setup. So this was a company, it is a French word which is written here, was set up, also famously known as French East India Company. All the company name was East India Company. And who came in during the reign of Louis XIV. First French factory was also set up in Surat. Britishers factory also and French factory was set up in Surat itself. And the initial rivalry for the power would be between French people and Britishers. Ultimately French would be defeated in the battle. और यही नहीं बैटल यहाँ इंडिया में ही हो रहा था, ऐसा नहीं है. फ्रांस और ब्रिटिशर्स के डोमिनेशन का बैटल पूरी दुनिया में हो रहा. बेसिकली एक बैटल हुई थी जिसको कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू. वहां पर फ्रांस के फेमस एम्परर रहे हैं नेपोलियन. तो नेपोलियन के हार के बाद जो ब्रिटिशर्स ने राइज किया है और फ्रांस का डाउनफॉल स्टार्ट होता है. तो इसलिए इंडिया में भी फ्रांस ज्यादा देर तक इतने पावर कंसोलिडेट नहीं कर पाते. इनिशियल फेजेस है. फिर उन्होंने पौंडीचेरी को एक्वायर किया, ये भी यहाँ पर बताया गया है. अलग अलग मुगल एम्परर फारूक सियर 1707 फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1707 टू द ईयर 1857 जो भी मुगल हुए उनको हम कह रहे हैं लेटर मुगल्स. सो वन ऑफ द लेटर मुगल फारूक सियर ने इनको प्रिविलेज ग्रांट किया था ट्रेड का, और इनको बोला था कि आप ट्रेड कर सकते हो, टैक्स लगा सकते हो और सर्टेन एरिया सर्टेन रीजन्स में ये चीज इनको ग्रांट की गई थी. अब ये मेजर वॉर्स, पावर कैसे कंसोलिडेट हुआ, ब्रिटिशर्स कैसे पैरामाउंट पावर इंडिया के बनते हैं, इसके उन्होंने कई सारी बैटल फाइट की. एज आई टोल्ड यू, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स जो मेजर पावर बन के आ रहा है मराठा, मैसूर का किंगडम है जो मेजर पावर बन के आ रहा है, सिख एम्पायर है जो नॉर्थ इंडिया में मेजर एम्पायर बन के आ रहा है. तो ये सबको ब्रिटिशर्स काउंटर करेंगे, इनको मेजर डिफीट मिलेगी और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स राइज करेंगे पावर में. So the most important provinces of then India was the province of Bengal. और आज का बंगाल नहीं था, it was comparatively very much larger. आज के डेट में उड़ीसा ले लो, आप बिहार ले लो, आज के डेट में वेस्ट बंगाल ले लो, ईस्ट बंगाल जिसको बांग्लादेश आज बोलते हैं, सबको मर्ज कर दो. तब उस टाइप का बंगाल था. तो सबसे बड़ा पावर सेंटर उस वक्त का बंगाल था. और ब्रिटिशर्स अपनी पावर की स्टार्टिंग कहां से करते हैं? बंगाल से. कंपनी ऐसा मैंने बोला अभी डायरेक्ट ये ब्रिटिश कंपनी जो वर्क कर रही है कॉमर्शियल एडवेंचर के लिए, पर धीरे धीरे वो रूलर्स भी बनेंगे. सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिशर्स वाज फ्रॉम ट्रेडर्स एंड द एंड पॉइंट वाज टू रूलर्स, फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर्स.
तो ये बैटल इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग मूवमेंट रहा इंडियन हिस्ट्री का, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को शेप किया आने वाले 200 इयर्स के। पहला बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। ये हुई है कलकत्ता के रीजन में ही, जो मॉडर्न डे कोलकाता है उसी के रीजन में बैटल फाइट की गई थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला। सो नवाब इज अ टाइटल, जो हेड होते हैं उनको नवाब बोला जाता है। तो नवाब टाइटल सिराजुद्दौला वाज नवाब ऑफ बंगाल। ब्रिटिश विक्ट्री, ब्रिटिश हरा देते हैं। थोड़ा इंटरनल इश्यूज में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल यूनिटी ना होने की वजह से तो ये आउटकम यहाँ पर रहता है। और लोग नवाब के जो थे वो साइड चेंज कर लेते हैं और ब्रिटिशर्स के साइड चले जाते हैं। ब्रिटिश विक्ट्री, मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। फिर सेकंड बैटल, दिस वाज अ ग्रेट बैटल। जब नवाब बन गया बंगाल का तो उसने ब्रिटिशर्स को सर्टेन टाइप के राइट्स दे दिए, जैसे कोर्ट एडमिनिस्टर करने का, टैक्स कलेक्शन। सो इस टाइप के राइट मिल गया बंगाल जैसे प्रोविंस में। सो इट मैटर्स अ लॉट। उस वक्त उनका ऐसा पावर बंगाल जैसे प्रोविंस में ब्रिटिशर्स को मिली। तो थोड़े बहुत इश्यूज थे, जो थोड़े बहुत राइट ब्रिटिशर्स को नहीं मिले, वो उन्होंने राइट ले लिए थ्रू द बैटल ऑफ बक्सर। सेकंड बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू उन्होंने ये राइट को भी ले लिया, जिसमें जो दूसरे नवाब थे सिराजुद्दौला के बाद, मीर कासिम को हरा दिया। और मीर कासिम के साथ जो लोग साथ दे रहे थे मीर कासिम का, वो भी देखिए इसमें शुजा-उद-दौला, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II, खुद मुगल एम्परर इंडिया के। तो पावर सेंटर 1707 तक जो मुगल के पास रहा है, वो 1764 में मुगल एम्पायर खुद बैटल हार जाती है, जो बैटल ऑफ बक्सर। देन एक आउटकम आता है, ट्रीटी होती है बिटवीन मुगल एम्पायर, जो कि इंडिया की थोड़ी बहुत जो सोवरेनिटी थी, जो यूनिटी थी डिफरेंट टेरिटरीज होती थी, उनके बीच, और ये जो नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, उनके बीच एक ट्रीटी होती है, इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स को इन सब रीजन का मिल गया। सो ये मेजर एरिया ऑफ इंडिया में कंट्रोल ब्रिटिशर्स कर रहे हैं थ्रू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द मोस्ट डिफाइनिंग मूवमेंट वाज बैटल ऑफ बक्सर। फिर रीजनल पावर्स, देयर वर न्यूमरस रीजनल पावर ऑल ओवर द इंडिया। एज आई टोल्ड यू, मैसूर वाज अ रीजनल पावर, मराठा वाज अ रीजनल पावर। सो इनके थ्रू भी अब बैटल हो रही है, क्योंकि मेजर रीजन उनके पास सही है, उनके पास बंगाल है, नॉर्थ इंडिया उनके पास है। तो अब वो रीजनल पावर को भी थ्रू डिसीट, थ्रू फोर्स, थ्रू वॉर कॉन्कर करेंगे और मेजर इंडिया को रूल करने लगेंगे थ्रू ब्रिटिशर्स। कैसे वॉर्स होंगे? एग्जांपल में देखते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें पार्टिसिपेंट्स ब्रिटिश, मराठा, निजाम, हैदर अली, ये पार्टिसिपेंट्स थे। और फर्स्ट बैटल में जीत हुई है हैदर अली की और ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ है, जिसने ब्रिटिशर्स से विड्रॉ कर दिया। पर ब्रिटिशर्स ने फिर अटैक किया, जिसमें को हम कहते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। और ये विक्ट्री हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान, इनके बिटवीन हुई और इसमें ब्रिटिश विक्ट्री। फर्स्ट में लॉस, थर्ड में विक्ट्री। फिर एक ट्रीटी के थ्रू, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के थ्रू ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान की सारी टेरिटरी पे एनेक्स कर दिया। तो मॉडर्न डे मैसूर मींस आप आज का पूरा कर्नाटका रीजन समझ जाओ। फिर मराठास के रीजन को भी ब्रिटिशर्स ने ऐसे एनेक्स कर दिया इन सब ट्रीटीज के थ्रू। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इससे जितना भी जो रिमेनिंग कंट्रोल था ब्रिटिशर्स को, वो भी मिल गया मैसूर के रीजन का इसके थ्रू। फिर एंग्लो मराठा वॉर हुआ है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में देखो यही होने वाला है, पहले इंडिया की साइड जीतेगी, फिर फाइनल बैटल में वो जीत जाएंगे। तो पहले एंग्लो मराठा वॉर में मराठा विक्ट्री रही है, ट्रीटी हुई है वडगांव की, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फिर अटैक किया और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में वो जीत गए। मराठा कॉन्फेडरेसी वीकेंड हो गई। देन व्हाट इज द मराठा कॉन्फेडरेसी? जो अलग अलग रीजन जैसे पूना, नागपुर, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए अलग अलग मराठा रूलर्स हैं, वो सब वीकेंड हो चुके हैं। अभी कंट्रोल पूरा मराठा एम्पायर में कौन कर रहा है? ब्रिटिशर कर रहा है, पेंशन दे रहे हैं, दे आर गिविंग देम सिंपली मनी कि भाई तुम अभी हमारे बेसिस पे कंट्रोल करते हो। तो एक टाइम पे धीरे धीरे किसका राइज है? ब्रिटिशर्स का राइज है होल इंडिया में इन बैटल्स के थ्रू। फिर सिख एम्पायर, जो आज के डेट में पटियाला देख सकते हैं, पंजाब
जो पंजाब का रीजन इंडिया में भी लाई करता है, पाकिस्तान में भी लाई करता है, हरियाणा का रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश का रीजन, और सिख एम्पायर पर प्रीडोमिनेंट पोजीशन पे था, उसको भी हरा दिया किसने? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश ने विक्ट्री की और सिख रूल एंड होता है और ब्रिटिश गेन करते हैं कंट्रोल को पंजाब। तो मेजर रीजन इंडिया के पास, अब चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे मैसूर ले लो, चाहे बंगाल ले लो, चाहे पंजाब ले लो, सब कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स करें थ्रू दिस नंबर ऑफ बैटल्स। फिर ये कंट्रोल कंसोलिडेट होता है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट इवेंट इस ड्यूरेशन में हुए। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट इवेंट में देखा जाए तो बैटल्स तो हुई ही। फिर ब्रिटिशर्स को जो छोटी-छोटी टेरिटरीज की एक्वायर कैसे किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बना के। अगर आपका कोई लीगल एयर नहीं है किसी किंगडम में, तो वो टेरिटरी किसको मिल जाती थी? ब्रिटिशर्स को मिल जाती थी। सब्सिडरी अलायंस था एक उनका सिस्टम, जिसमें आपको ब्रिटिशर्स ट्रूप को मेंटेन करना पड़ेगा अपनी टेरिटरी में, उनको सैलरी आपको खुद एक लोकल किंगडम को प्रोवाइड करनी होगी। तो इस हिसाब से ब्रिटिशर्स ने अलग-अलग रीजन पे इंडिया में क्या किया? कंट्रोल किया, जो डोमिनेट कर ही रहे थे 1750s के ड्यूरेशन। फिर 1857 से देयर वाज टू मच डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही मिलिट्रीज में, और एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है उस ड्यूरेशन में, इसको कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी इसको इंडियन हिस्ट्रियंस ने बोला। रीजन क्या था, क्यों हुआ ये सब वॉर? इमीडिएट रीजन, जो फर्स्ट इमीडिएट रीजन था वो था मेरठ में हुआ। मेरठ में इवेंट कैसा होता है? एक ग्रीस कार्ट्रिज होती है, यूज होता है गन्स में, कार्ट्रिज यूज होती है, ग्रीस रहता है, क्लियर इसको आपको मुंह से बोलना होता है, ठीक? तो ग्रीस कार्ट्रिज जिसमें बोला गया कि पिग और काऊ के फैट, जिसकी वजह से उसमें लुब्रिकेंट जैसा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुए, और इसकी वजह से जो इमीडिएट कॉस्ट है 1857 के रिवॉल्ट का वो ये था कि जो कैटरेज उनको यूज करने के, बिकॉज बेसिकली ब्रिटिशर्स में सारे लोग ब्रिटेन के काम नहीं करते, इंडियन लोग ही उनकी इन्फेंट्री में काम करते, तो उन्होंने इन्फेंट्रीज बनाई थी। तो ये जो लोग इंडियन सोल्जर्स थे वो उनका रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो, या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, और इस वजह से उनका जो उनको फाइट दिया गया, इस वजह से उनके रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुए। मेरठ में मंगल पांडे ने एक वहां के जो सर्जेंट है उनको मार भी दिया इस इश्यूज में, और यहीं से राइज होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। और भी कई सारे रीजन थे। एक्सपेंशन की पॉलिसी, एज आई टोल्ड यू, थ्रू न्यूमरस पॉलिसीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंसेस, वॉर, प्रॉक्सी वॉर के थ्रू ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? इंडिया के रीजन को धीरे-धीरे एक्वायर कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन की पॉलिसी भी नेगेटिव इंपैक्ट रूलर्स पे, पीजेंट्स पे, किसानों पे, हैवी टैक्स वो लगाते थे अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, तो इस वजह से लोगों में गुस्सा भी था, इकोनॉमिक हार्डशिप थी, लैंड टैक्स उनको जो लोगों को देना पड़ता था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो कंट्री में थी, तो ये सब इश्यूज भी देखने का हमको मिलते हैं। तो ये कुछ रीजन है, कस्टम से इंडिया के लोगों को कस्टम के साथ इश्यूज क्रिएट करना, ये सब भी ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो यही सब इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कई सारे रीजन को इंडिया में अलग-अलग लोकल लीडर्स ने फाइट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वहां पर जाके जो लोकल ब्रिटिश की कैंट थी, कैंट एक हर जगह रीजन होता है, कैंट वो एरिया थी जहां ब्रिटिश फोर्सेस स्टेशन रहते थे पुराने टाइम पे, हर सिटी में आर्मी कैंट होता है। तो कैंट एरियाज में वहां पर अटैक किया, कुछ जगह बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग में कंट्रोल लिया, ये सब चीजें बहुत सारे रीजन में इंडिया में हुई। जैसे कानपुर में नाना साहब जो कि एडॉप्टेड सन थे पेशवा बालाजी राव के, उनको ओन नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, माना नहीं कि एडॉप्टेड सन है, तो उसके वजह से कानपुर भी एक रिवॉल्ट का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बना। फिर लखनऊ, बेगम हजरत महल, क्वीन ऑफ अवध में उसके रिवॉल्ट किया उन्होंने, ये सब कुछ फेमस सेंटर है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने रिवॉल्ट किया, और वैसे ग्वालियर में हम देखते हैं, बिहार में देखते हैं कुंवर सिंह का, पर ये रिवॉल्ट फेल हो गया। रिवॉल्ट में इनिशियल सक्सेस हमको देखने को मिलती है, पर रिवॉल्ट को सप्रेस कर देते हैं ब्रिटिशर्स। जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबकी डेथ हो जाएगी, जहां तक को इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा। और ये किसके लीडर के बेसिस पे हुआ था? मुगल एम्पायर, जो लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर। जितने भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, सबने एज अ लीडर बोला कि बहादुर शाह जफर इज आवर लीडर, उन्हीं के नेम पे हुआ। ब्रिटिशर्स ने उनको भी लाल किला से कैप्चर कर लिया और लाइफ भर के लिए जेल में डाल दिया म्यांमार। तो ये सारा एंड था वर्ल्ड वॉर 2 का। बहुत सारे लोगों के एग्जीक्यूशन कर दिया गया, फांसी लगा दी ब्रिटिशर्स ने।
जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो देयर वाज अ ब्रूटल सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय ब्रिटिशर्स। ब्रूटल सप्रेशन उन्होंने इस रिवोल्ट का किया। रीजन क्या रीजन था कि इंडिया उस रिवोल्ट में आजाद नहीं हो पाया, फिर हमको इसके बाद 90 इयर्स और लगेंगे आजाद होने में, 1857 से 1947 तक का पीरियड। वो रीजन था लिमिटेड अपराइजिंग, बहुत ज्यादा फुल टाइम में, जैसे ये नहीं कि पूरे इंडिया के हर किंगडम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए। फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, पर उसी वक्त अगर आप देखो तो जो सिंधिया फैमिली ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थी। नवाब जो इधर हैदराबाद के नवाब ब्रिटिशर्स के साइड, तो लिमिटेड अपराइजिंग थी। इंडिया में यूनाइटेड वॉर नहीं, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एडवांटेज हुआ। कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी। मुगल एम्परर का रूल केवल लाल किला के बाद कुछ भी नहीं था इंडिया में। मुगल एम्पायर पूरी तरीके से वीकन हो गया था फ्रॉम 1707 टू 1857 उनका लास्ट था। They were already taking the pension from Britishers due to the Battle of Buxar. Battle of Buxar ही उनका ultimate end point रहा था इनका। So ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, अच्छे गन्स एम्युनिशन भी लोगों के पास नहीं थे, और ज्यादा क्लास सपोर्ट भी हर सेक्शन से मिलता नहीं है। मिडिल क्लास ने सपोर्ट नहीं किया, जो एजुकेटेड थे, ब्रिटिशर्स एजुकेटेड थे, उन्होंने भी सपोर्ट इसको रेवोल्यूशन को नहीं किया। सो ये ब्रूटली सप्रेस्ड इंडिया में हो गया। कुछ आउटकम्स हुए, सम वर द मेजर आउटकम्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो जो अभी तक का पीरियड इंडिया को रूल कर रहा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है अब तक, फ्रॉम द पीरियड 1700 टू पीरियड ऑफ 1857 रूलर्स वर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी रूलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी रूलर द फर्स्ट मेजर आउटकम वाज एंड ऑफ कंपनी रूल एंड होगा। अब ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा इंडिया, किंग या क्वीन, और इसी के बेसिस पे जब कंपनी रूल एंड होता है तो फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनती है क्वीन विक्टोरिया। 1858 में क्वीन विक्टोरिया फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनी, क्योंकि अब कंपनी रूल नहीं करेगा, अब रूल क्या है, क्राउन। एंड ऑफ कंपनी रूल, स्टार्ट ऑफ crown, the direct rule of British crown. Queen Victoria assumed the direct control and she became the first empress of India. अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए ब्रिटिशर्स ने, उनको समझ गया कि अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की नीड है, तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, लोकल कंसोलिडेशन किया। पावर शेयरिंग के लिए उन्होंने बोला कि वी विल गिव सर्टेन पावर्स, ये चीज उन्होंने स्टार्ट किया। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फाउंडेशन तो हो गया कि आज नहीं तो कल हमको आजाद होना है, पर 90 इयर्स का स्ट्रगल हमको उसके बाद भी लगा, 1857 से 1947 तक का। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट मींस कि ब्रिटिशर्स रूल कैसे करते थे, जो हाईएस्ट उनके लीडर थे उनका क्या नेम था, ये हम समझेंगे। तो बेसिकली सिर्फ 3 यहां पर नाम है। पहला नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। So basically मैंने आपको बताया there was 3 presidency टाउन, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो हर जगह गवर्नर अपॉइंटेड था, गवर्नर उस प्रोविंस को देखता था, और जो बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था उसके गवर्नर को क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। So there was a governor of Bombay, there was a governor of Madras, there was governor general of Bengal, because the most important province of India was Bengal that time. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये 1773 के ड्यूरेशन में, यानी जब ब्रिटिशर्स का पीरियड स्टार्ट हुआ 1765 में जब बैटल ऑफ प्लासी में इवेंट रहा है, तो 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के काम को इंडिया में एडमिनिस्टर करता था। पहला पर्सन कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इस पोस्ट को होल्ड करता था। फिर इस पोस्ट का नेम बदल के बाद में नाम चेंज करके गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस पोस्ट को अलग अलग लॉज लाया ब्रिटिशर्स ने हमारे इंप्लीमेंटेशन के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए, कैसा यहाँ पर मशीनरी चलेगी इंडिया के अंदर। तो एक पोस्ट, सेकंड पोस्ट आई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इसने रिप्लेस किया, और फर्स्ट पोस्ट होल्डर था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने इस पोस्ट को होल्ड किया। फिर सब्सिक्वेंटली ये पोस्ट बदल गई, और हमारे इंडिपेंडेंस तक, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चेंज किए, तो वर्ड क्या रखा,
वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया पहले बने लॉर्ड कैनिंग, लास्ट थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिल गई। तो ये तीन मेजर पोस्ट हैं जो इंडिया में कंपनी का बिजनेस, जब तक कंपनी रूल था 1857, और 1857 के बाद जब क्राउन रूल रहा तो ये लोग इंडिया का मेन बिजनेस देखते थे। ये तीन इंपॉर्टेंट पोस्ट रही हैं। फिर मेजर इवेंट्स क्या होते हैं 1885 के बाद? कुछ मेजर इवेंट्स जो होते हैं उसको हम देख लेते हैं। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होता है। कांग्रेस पार्टी ने ही मेन तौर पे रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। जो सबसे मेजर पॉलिटिशियन थे, मेजर लीडर्स थे, इसके पार्टी थे कांग्रेस पार्टी यही पार्टी। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस, सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही पार्ट रहे। तो कांग्रेस बनी कब? 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। ये बनाई गई। बनाया किसने? इंग्लिश स्टेटमैन जिनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने इस बॉडी को बनाया। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ जिसको W.C. बनर्जी ने हेड किया 1885 में, जब पहला सेशन कांग्रेस का होता है बॉम्बे में। हर साल एक सेशन होता है कांग्रेस का। लखनऊ में हुआ, नागपुर में भी हुआ, हर जगह पर सेशन होते रहे हैं। और एक ही बार कांग्रेस के हेड बने हैं महात्मा गांधी, वो है बेलगाम के सेशन। एक उसके बाद कभी भी वो हेड नहीं बने महात्मा गांधी। बाकी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सब इसके हेड रह चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक। तो कांग्रेस पार्टी का बर्थ 1885 में हुआ, जो आज भी इंडिया की एक मेजर पार्टी में से है। उसी का सब्सिक्वेंटली पार्ट है। फिर ये एक मेजर इवेंट था, हम समझ ही गए कांग्रेस पार्टी ने कैसा रोल प्ले किया मेजर लीडर्स के थ्रू। फिर 1905 में भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसको कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को पहली बार पार्टीशन किया गया था उस ड्यूरेशन में, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम डोमिनेटेड और वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड पोर्शन को ब्रिटिशर्स ने सेपरेट किया था। इस ड्यूरेशन में किया गया था और बहुत सारे राइट भी इस वजह से हुए थे। लेटर उन्होंने बंगाल को यूनिफाई भी कर दिया 1911 में, और इंडिया की कैपिटल शिफ्ट कर दी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये बात कराने वाले 10 इयर्स के इवेंट है। फिर जलियांवाला बाग, ये भी एक बहुत बड़ा फेमस इवेंट हुआ है। रीजन ऑफ जलियांवाला बाग वाज अ एक्ट कॉल्ड एज राउलेट एक्ट। एक ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बना दिया जिसको राउलेट एक्ट कहते थे। राउलेट एक्ट में ऐसा प्रोविजन था कि किसी को ब्रिटिशर्स चाहे तो अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि दिस वॉइस इज अगेंस्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट है, तो राउलेट एक्ट के थ्रू वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसी राउलेट एक्ट के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी। जलियांवाला बाग ये अमृतसर में लोकेटेड है, और वहां ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर लॉन्च किया था। ये 1919 का एक इवेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री का। तो 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, रीजन आप समझ गए, ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ राउलेट एक्ट इसको किया गया। फिर इंपॉर्टेंट मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का भी रिटर्न हुआ इंडिया में इस ड्यूरेशन में। कुछ साल पहले ही गांधी जी फेमसली पहले कहां पर काम करते थे? साउथ अफ्रीका में। उस इंडिया वो आए, और उसके बाद उनका जो पहला मेजर ब्रेक थ्रू मूवमेंट हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ने जॉब छोड़ दी, लोगों ने स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया, लोगों ने जॉब छोड़ दी। बहुत सारे इवेंट्स हुए, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट हुआ, खादी का सपोर्ट हुआ जो इंडियन गुड्स है। तो ये सब चीजें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ड्यूरेशन में हुआ, जिसको गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि एक बहुत ही वायलेंट इवेंट हुआ था चौरी चौरा में। चौरी चौरा एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक पुलिस स्टेशन जिसको प्रोटेस्टर ने जला दिया था। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। फिर सब्सिक्वेंट कुछ और भी इवेंट्स होते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब भी है। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, जो 500 की ओल्ड नोट्स में नीचे दिखता था, इसमें गांधी जी ने नमक बनाया। सॉल्ट टैक्स ब्रिटिशर्स जब इंक्रीज कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट मोनोपोली जब उन्होंने सॉल्ट पे ले लिया था, तो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ। फिर 1935 एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको ये समझना है कि जैसे इंडिया में अभी भी पार्लियामेंट बने, ये आजादी से पहले भी ऐसा पार्लियामेंट जैसा रिप्रेजेंटेशन जैसा वोटिंग जैसा सिस्टम एग्जिस्ट करता था, और इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने एक्ट लाए हैं, जिसमें लैंडमार्क और लास्ट एक्ट रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो देयर वाज अ प्रोविंशियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स पहुंचते थे।
फिर मेजर इवेंट 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया में हुआ। इधर टोटल 2 वर्ल्ड वॉर हुए। सेकंड 1939 से 1945 तक हुआ। और ब्रिटिशर्स थे किसके अगेंस्ट? जर्मनी जो मेजर पावर थी व्हिच वाज लेड बाय एडॉल्फ हिटलर, उसके अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स को हमारा सपोर्ट चाहिए था क्योंकि बहुत बड़ा वो वॉर लड़ रहे थे, इसलिए हमारा सपोर्ट चाहिए था। तो अलग अलग उन्होंने मिशन भेजे। एक क्रिप्स मिशन भेजा, वहां के एक कैबिनेट मिनिस्टर थे उनके जो नेगोशिएट कर सके कि इंडिया पार्टिसिपेट करे किसमें, वर्ल्ड वॉर 2 में करे। रीजन हमने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका रीजन ये था कि जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने पार्टिसिपेट किया ब्रिटिशर्स के साइड से, और जो ब्रिटिश इंडिया के हमारे सोल्जर की डेथ हुई उनका मेमोरियल इंडिया गेट वहां पर नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों की डेथ हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने इसलिए इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमको प्रॉमिस किया था कि व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विल एंड हम आपको रूल देंगे, आप सेल्फ रूल कर सकते हो, हम आप पे रूल नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने किया नहीं, तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहा कि भाई हम आपके साइड से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसी ड्यूरेशन में 1942 में गांधी जी ने फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो मूवमेंट स्टार्ट किया और एक मास सिविल डिसोबीडियंस इंडिया से था। तो ब्रिटिशर्स का ये एंड टाइम है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 1945 में एंड हो रहा है और जिस हिसाब से इंडिया में मूवमेंट्स राइज हो रहे हैं उस हिसाब से ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली 1947 में बनाते हैं, इसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंडर। उसी बीच हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाती है कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया सेंड करते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फ्यूचर का इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी उसके मैटर को, उसके एजेंडे को डिसाइड करता। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू इंडिया को आजाद कर दिया। ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट इटली, लेबर पार्टी से प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं का लाया हुआ ये लॉ था कि फाइनल इट इज द टाइम कि हम इंडिया रूल्स एंड करते हैं। और 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हो जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग की हमेशा से डिमांड थी 1940 से कि पार्टीशन ऑफ इंडिया मैंडेटरी होना चाहिए और एक लार्ज पॉपुलेशन इन्फ्लक्स इंडिया के अंदर होता है। तो ये कुछ इवेंट मेजर रहे हैं। कुछ और इवेंट देख लेते हैं इस ड्यूरेशन में। जैसे मैंने आपको कहा था 1911 में बंगाल पार्टीशन को रिवर्स किया गया, वो एक मेजर इवेंट रहा है। ये पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट, these were the reforms done to give governance like facility to the government, to the people of India। से गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, प्रोविंसेस में सरकारें बन सकती थी, ये सब एक्ट इसके लिए बनाए नहीं गए। गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया इन द ईयर 1914। 1914 में गांधी जी इंडिया आते हैं। होम रूल सेटअप किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको सेटअप किया था कि होम रूल मूवमेंट यानी जो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस को डिमांड कर रहा था। कांग्रेस का स्प्लिट भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको हम कहते हैं सूरत स्प्लिट। कांग्रेस पार्टी दो विंग में डिवाइड हो गई थी, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। दो विंग में डिवाइड हो गई थी 1907, तो उसको वापस रीएडमिट किए गए एक्सट्रीमिस्ट लोग, ये भी बताया गया। कुछ इवेंट ये भी रहे 1918 में 1918 में दो इवेंट जो हुए मेजर, वो अहमदाबाद और खेड़ा में सत्याग्रह हुआ। ये सत्याग्रह महात्मा गांधी के इनिशियल मूवमेंट में से रहा। फिर 1909 में जैसे मैंने आपको बताया देयर वाज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन कॉल्ड एज पार्लियामेंटरी रिफॉर्म। तो 1919 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग-क्लेमेंसफोर्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म क्यों है? गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर देने के लिए, कुछ पावर देने के लिए, एंट्रीज करने के लिए, सिविल सर्विसेज सेटअप करने के लिए, बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने थ्रू ये लॉ किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी बनाया। फिर राउलेट एक्ट बनाया जो मैंने आपको बताया, व्हिच गिव आर्बिट्री पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन टू ब्रिटिश अथॉरिटीज। इसके अगेंस्ट में जलियांवाला बाग में मैसेकर भी हुआ। फिर खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। खिलाफत मूवमेंट किससे रिलेटेड था? खिलाफत वाज बेसिकली खलीफ वाज अ पोस्ट इन टर्की जो कि दुनिया में इस्लामिक के हेड माने जाते। तो उनके ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो पोस्ट को एबॉलिश कर रहे थे, उसके लिए इंडिया में भी मूवमेंट हुआ था, इसको खिलाफत मूवमेंट हम कहते हैं।
फिर चौरी चौरा इंसिडेंट मैंने आपको बताया है, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तो महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया। साइमन कमीशन, ये कमीशन भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा इंडियन हिस्ट्री का, बिकॉज 1919 में एक मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट करने या गवर्नेंस की पावर किसको मिली? लोकल लोगों को मिली, लोकल इंडियंस को मिली। तो उसको रिव्यू करने के लिए कि क्या सही से इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, एक कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजा, जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। तो रिव्यू था 1919 मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसको रिव्यू करने के लिए। पर इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। और एक विरोध में लाला लाजपत राय, जो पंजाब में विरोध कर रहे थे, उन पे अटैक हुआ, जिनसे उनकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ के अगेंस्ट भगत सिंह ने डेथ की, किसकी डेथ कॉज की? एक इंस्पेक्टर जिसका नाम है सॉन्डर्स। तो ये कुछ इवेंट जो रिलेटेड है किससे? ये साइमन कमीशन से रिलेटेड। भगत सिंह का इवेंट अगर हम देखें हिस्ट्री में, और लाला लाजपत राय की डेथ को देखते हैं, वो रिलेटेड है साइमन कमीशन से। तो एक मेजर इवेंट ये भी रही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कुछ मेजर इवेंट रहे। एक इवेंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता था इंडियन लीडर्स के बीच और ब्रिटिश लीडर्स के बीच, कि कैसे हमको कैसे पार्टीशन अगर होना है तो कैसा होगा, इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे देनी है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि यही इवेंट गांधी जी ने अटेंड किया था। बस बाकी कांग्रेस ने कोई इवेंट अटेंड नहीं किया था। तो अलग अलग पैक्ट भी हुए हैं। थर्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, इंपॉर्टेंट तो सेकेंडरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। क्रिस मिशन के मैंने आपको बताया, क्रिस मिशन इंडिया में भेजा गया था इन ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 की निगोशिएट कर सके कि इंडिया भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। 1943 में बंगाल में बहुत लाखों लोगों का फैमिन आया, लाखों लोगों की डेथ हो गई, और ये बिल्कुल एंटी है ब्रिटिश रूल का। इस वजह से भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ब्रिटिश के अगेंस्ट। फिर कैबिनेट मिशन प्लान सेंटर किया गया इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। माउंटबेटन प्लान, जिसमें इंडिया का डिवीजन करना था, वो भी 1947 में हुआ। 1947 में पार्टीशन, 1948 में असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये भी इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। 1949 में 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स रहे हैं, मेजर इवेंट रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। आजादी तक इन इवेंट को देखा। चलिए, थैंक यू।